Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें हम लोग BA थर्ड ईयर के जो पेपर 2 है आपका भारत समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। और उसका हम यूनिट 2 अभी हम पढ़ रहे हैं जिसमें ग्रामीण सामाजिक समस्याओं की बात की जा रही है। और इसी क्रम में आज जो हम बात करेंगे वो हम बेरोजगारी की समस्या की बात करेंगे। हम लोग एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में जानते हैं कि अपने जीवन में हम अनेक परिस्थितियों और भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। परिस्थिति यानी कि एक सामाजिक व्यवस्था में एक सामाजिक इकाई को प्राप्त पद या उसकी पहचान परिस्थिति कहलाती है, और परिस्थिति के अनुरूप कर्तव्यों का निर्वहन भूमिका कहलाता है। तो जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी का सीधा सीधा संबंध एक हमारी जो भूमिका है, हमारी जो औपचारिक प्रकार की भूमिका है उसके साथ में इसका संबंध है। और हम सभी ये जानते हैं कि वर्तमान में देश में रोजगार की स्थिति बहुत अधिक चिंताजनक है, और इसके लिए जो समय समय पर सर्वे होते हैं उसमें भी हमें आंकड़े मिलते रहते हैं। और उसके आधार पर हम ये जानते हैं कि जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत की तुलना में शहरी भारत में बेरोजगारी दर ज़्यादा है, लेकिन जो ग्रामीण भारत है उसमें जो रोजगार हमें मिल रहा है उसका स्तर भी कोई बहुत अधिक अच्छा नहीं है, हम ये सब जानते हैं अच्छी तरह से। और यदि 2019 की बात करें तो जो जितने ग्रेजुएट यहाँ पर यानी स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त जो संख्या हमारे पास है उसमें 63.4% तक हमें बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है। और इसी क्रम में यदि हम देखें अभी वर्तमान में जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इस समय भी जो बेरोजगारी दर है वो पिछले 4-5 महीनों में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक बढ़ गई। और जो सबसे जो बुरी स्थिति है वो है कि जो एज ग्रुप है हमारे, अलग अलग एज ग्रुप, उन एज ग्रुप्स में जो वर्किंग पॉपुलेशन हमारी, जैसा कि हमने कल जब हम पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो 15 से लेकर के और जो 59 या 60 ईयर्स तक का जो टाइम है ये एक वर्किंग पॉपुलेशन के रूप में जाना जाता है। और इसमें यदि हमें रोजगार नहीं मिल पाता है तो ये हमारे लिए और देश के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अधिक चिंताजनक बात है। आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और देश का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो बेरोजगारी का अर्थ हमें समझने की आवश्यकता है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो इसके अर्थ में हमें ये ध्यान रखना होगा कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें काम करने की इच्छा और कार्य करने की योग्यता तथा कार्य करने का प्रयत्न, तीनों का होना इसमें आवश्यक है। तो कार्य करने की इच्छा एवं योग्यता के होते हुए भी, कार्य तलाशने का प्रयास होते हुए भी यदि हमें कार्य नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। और यदि एक जो अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसको अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं मिल पा रहा है, उसकी अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी उसको कार्य मिल रहा है, तो उसको हम बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखेंगे, उसको हम अल्प रोजगार की श्रेणी में रखेंगे। तो यदि इसमें हम कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से इसमें जब हम बात करते हैं तो यह कार्यरत जो बल वर्किंग फोर्स के रूप में एक जो सदस्य है 15 से 59 ईयर्स की आयु का, उसको सामान्य वेतन पर और सामान्य परिस्थितियों में जबरदस्ती और उसकी इच्छा के विरुद्ध वैतनिक कार्य से अलग रखना बेरोजगारी की स्थिति कहलाता है। यानी कि उसको जो पारिश्रमिक अपने कार्य के बदले में मिलना चाहिए और उसको ना पारिश्रमिक मिल पाता है ना ही उसको कार्य मिल पाता है, तो इसको हम बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं। डी मेलो जो एक विद्वान हैं, उनके द्वारा इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि वह स्थिति जिसमें एक व्यक्ति इच्छा के बावजूद वैतनिक या व्यावसायिक की स्थिति में नहीं है उसको बेरोजगारी कहा जाता है। इसी प्रकार GR मदान ने सोशल चेंज एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी नामक पुस्तक में कहा है कि उस देश में बेकारी है जहां स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता है जो कि काम करना चाहते हैं। तो 3 तत्व इसमें महत्वपूर्ण हो गए: कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की योग्यता और कार्य को तलाश करने का
प्रयत्न। इसके बाद में यदि हम इसके प्रकार हम देखने की कोशिश करें तो बेरोजगारी के अनेक प्रकार हमें समाज में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें जो पहला प्रकार है वो है मौसमी या आकस्मिक बेरोजगारी। यह ऐसा है कि जब अनेक व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें कि अनेक उतार चढ़ाव हमें देखने के लिए मिलते हैं, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, और उसमें जो उनकी जो श्रमिक हैं उनमें कभी श्रमिक अधिक आवश्यकता होती है, कभी श्रमिकों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जो हमारे जो मौसम आधारित हमारे जो कुछ व्यवसाय हैं, जैसे कि जब कृषि का जो कार्य किया जाता है, जिस समय पर गन्ना इत्यादि की बुआई होती है, कटाई होती है, और कटाई के पश्चात जब चीनी मिल इत्यादि जो होती हैं इनमें जब काम चलता है, तो उस समय जो व्यवसाय हैं इनसे संबंधित वो चल रहे होते हैं, तो उस समय इनको कार्य की अधिक आवश्यकता होती है, लोगों को कार्य श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, और जैसे ही ये कार्य पूरा होता है एक बार, तो वो जो श्रमिक हैं वो श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसको मौसमी या आकस्मिक बेरोजगारी के रूप में हम देखेंगे। इसी प्रकार जो प्रौद्योगिक बेकारी है वो मशीनीकरण एवं नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप अनेक बार जो मानव शक्ति है उसका प्रयोग घट गया। जैसे जो कार्य पहले मनुष्य के द्वारा हाथ से किए जाते थे वो तकनीकी के आने के बाद में वो मशीन आधारित कार्य हो गए, और एक जो मशीन है वो 100 व्यक्ति या हजार व्यक्तियों के बराबर जो काम है उसको भी वो अकेले कर लेती है, और उसके कारण अनेक जो बार है वो हमें बेरोजगारी की जो समस्या है उसको वो हमें देखने के लिए मिलती है। अस्थायी बेरोजगारी यानी कि जो शिक्षा या प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद भी यदि व्यक्ति को जितने समय तक कोई काम नहीं मिल पाता है उस समय तक के लिए उसको अस्थायी बेरोजगार कहा जाता है। घर्षण बेरोजगारी, तो इस प्रकार के जो बेरोजगारी है इसमें लोगों की रोजगार संबंधी अवसरों की अनभिज्ञता, उनको जानकारी न होना, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, मशीनों की टूट फूट और उद्योगों में कच्चे माल इत्यादि की कमी, इन सब कारणों से ये जो घर्षण बेरोजगारी है ये हमें देखने के लिए मिलती है। और जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में नए उद्योग खुलते रहते हैं, पुराने उद्योग बंद होते रहते हैं, और जो जब नए उद्योग खुलते हैं तो उनका प्रशिक्षण जो व्यक्ति है उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो इस समय हमें जो घर्षण बेरोजगारी है ये हमें देखने के लिए मिलती है। और मुख्य रूप से जो विकास है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमें ये बेरोजगारी अधिक देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है वो है चक्रीय बेरोजगारी, जिसका संबंध व्यापारिक चक्रों से है। व्यापार में अनेक बार उतार चढ़ाव आते हैं, किसी व्यवसाय में लाभ के अवसर अधिक होते हैं तो सभी लोग उसको अपनाने लग जाते हैं और अपने जो पहले के काम है उसको छोड़ने लग जाते हैं, किंतु एक समय तक हमें लाभ की प्राप्ति होती है और फिर उसके बाद में लाभ की मात्रा कम होने पर जो लोग हैं वो अनेक लोग उस स्थिति में अनेक बार बेरोजगार हो जाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है अर्ध बेरोजगारी, यानी कि अपनी इच्छा के या अल्प बेरोजगारी भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक जो पीएचडी धारक है या फिर जो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है और उसको मान लीजिए अपनी योग्यता के अनुसार कार्य न मिलकर उसको कोई क्लर्क का काम करना पड़े या फिर उसको मजदूरी का कार्य करना पड़े, तो इसको हम अर्ध बेरोजगारी की स्थिति में रखेंगे। इसमें कीन्स जो विद्वान हैं उन्होंने कहा था कि जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर से भी कम मजदूरी पर कार्य करने हेतु तैयार हो जाता है तो उसको अर्ध बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। ऐच्छिक बेरोजगारी, जब व्यक्ति काम करने की क्षमता होते हुए भी आलस्य, कम मजदूरी या मजदूरी में कटौती इत्यादि कुछ कारणों से या बहानों से काम नहीं करता है तो उसको ऐच्छिक बेरोजगारी या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की जो संज्ञा है वो दी जाएगी। शिक्षित बेरोजगारी, यानी शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी यदि लोग बेरोजगार रहें तो उनको इस श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर MA BA डॉक्टरी इंजीनियरिंग करने के बाद अभी अनेक लोग हमें बेरोजगार दिखाई देते हैं, और जबकि जो टेक्निकल एजुकेशन इत्यादि हैं उनमें ये माना जाता है कि इनको पूरा करते ही हमें रोज़गार अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और आज भी जब हम देखते हैं कि अनेक बार कि जो सरकारी फॉर्म जो नौकरियां हैं उनके लिए जो फॉर्म निकलते हैं तो उसमें अनेक बार अब हमें इस तरह की भी एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं कि जो एक क्लर्क की पोस्ट के लिए या एक चपरासी की पोस्ट के लिए एक MBA, एक इंजीनियर और एक PhD धारक जो व्यक्ति है, जो उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, और वो भी उन फॉर्म्स के लिए अप्लाई करते हैं। अगर एक IAS का फॉर्म, एक RAS का फॉर्म जब
उनकी वैकेंसी आती हैं तो हम देखते हैं कि उनकी वैकेंसी 1000 वैकेंसी, 1200 वैकेंसी, 900 वैकेंसी, इनके लिए जो जब रोज़गार इनका निकलता है उस समय लाखों की संख्या में 7 लाख, 6 लाख, 12 लाख इतने संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं और नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब शिक्षित बेरोजगारी और हमारी जो बेरोजगारी जिस तरीके से समाज में है वो हमें देखने के लिए मिलती है। एक जो महत्वपूर्ण प्रकार है बेरोजगारी का वो है छिपी बेरोजगारी। तो छिपी बेरोजगारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहाँ मुख्य रूप से हमें देखने के लिए मिलती है। तो छिपी बेरोजगारी का तात्पर्य है कि ऐसी बेरोजगारी जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन बेरोजगारी वहाँ पर है, यानी कि जो हमारा जो 4 व्यक्तियों का काम है, यदि उस 4 व्यक्तियों के कार्य को 8 या 10 व्यक्ति करने में लगे हुए हैं तो इसका मतलब कि 4 व्यक्तियों के अतिरिक्त जो 4 या 6 लोग उसमें और काम कर रहे हैं वे लोग, उन लोगों की उस कार्य के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी रोजगार में लगे हुए हैं और उनसे किसी प्रकार का उत्पादन में वृद्धि वो नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। और जो लास्ट है इसमें वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसका मूल कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं तो इस तरह की हमें समस्या देखने के लिए मिलती है। जैसे भारत में जब विदेशों से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के व्यवसाय में लंबे समय तक कमी आ जाए और जो निर्यात की मांग है वो निर्यात की मांग यदि घट जाए या फिर पर्टिकुलर किसी जो कोई चीज़ जो कि बहुत वृहद स्तर पर जिसका उत्पादन किया जा रहा है और अचानक से उसकी मांग में कमी होने लगे तो जो उस समय जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। अभी बेरोजगारी के जो कारण हैं उनमें यदि हम देखने की कोशिश करें तो बेरोजगारी के कारण हमें 2 रूप में हमें देखने के लिए मिलेंगे, व्यक्तिगत और अवैयक्तिक कारण। व्यक्तिगत कारणों में आयु को महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। तो हम जो हमारी आयु है उस आयु के आधार पर हम 0 से 14 वर्ष और 15 से 59 ईयर्स और 60 प्लस इस तरह से हम लोगों का जो डिवीज़न है वो डिवीज़न करते हैं। लेकिन जब एक कार्यकारी जो उसकी बात की जाती है तो ये माना जाता है कि जो मध्यम आयु के जो 25 से 40 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं उनको रोजगार मिलने की संभावना अधिक होती है और 40 के बाद और प्रमुख रूप से 50 और 60 वर्ष के बाद जो बेरोजगारी लोगों में अधिक देखने के लिए मिलती है। और 25 साल से जो कम आयु के जो लोग होते हैं उनको अनुभव इत्यादि की कमी के कारण और उनको पूर्ण रूप से जो किसी नौकरी के लिए योग्य ना होने के कारण वहाँ पर भी हमें बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार से जो व्यावसायिक योग्यता है उसमें कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किस काम में रुचि है, किस काम को हम इतनी अधिक योग्यता से कर सकते हैं। और ऐसे में कई बार व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो उसके लिए योग्य, सक्षम और प्रशिक्षित हो या ना हो। तो जो व्यावसायिक योग्यता है किसी कार्य को करने के लिए वो होना भी बहुत अधिक जरूरी है और उसके कारण भी कई बार हमें बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। और थर्ड है बीमारी और शारीरिक अयोग्यता, यानी कि कई बार जो कुछ बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं कुछ समय के लिए या एक लंबे समय के लिए, तो इस समय यदि हमारे पास में रोजगार है तो भी हमें अनेक बार जो उस कार्य से हटा दिया जाता है और बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। और कई बार हमारे जो शारीरिक रूप से सक्षम ना होने पर भी हमें जो हमारा मानसिक स्तर है उसके अनुकूल हमें कार्य नहीं मिल पाता और हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अब जो अवैयक्तिक कारण है इनमें जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है। हम जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब और 21 करोड़ ये हमारे 2011 के आंकड़े हैं। 2020 में अभी हम हैं, अगले वर्ष हमारी जो जनगणना के आंकड़े हैं वो हमारे सामने आएंगे और अभी अनुमान लगाया जाता है कि अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1 अरब और लगभग 35 करोड़ है। और इतनी अधिक जनसंख्या होने के कारण सभी को रोजगार मिलना संभव नहीं हो पाता है और जो जनसंख्या वृद्धि है वो जो बेरोजगारी है उसका एक बहुत मुख्य कारण है। भूमि की सीमितता, हम जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो हमें 2 पॉइंट समथिंग जो संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें उसका लगभग 2.5 से 3% क्षेत्रफल ही हमारे पास है और जनसंख्या जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां स्थान है जबकि जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर हैं। तो जो हमारी भूमि है और जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उनके लिए रहने के लिए मकान इत्यादि की हमें आवश्यकता है। जब विकास की प्रक्रिया चलती है तो हमें सड़कें इत्यादि बनानी
की भी आवश्यकता होती है, उसके लिए भी हमें भूमि चाहिए। तो और जबकि भूमि हमारे पास सीमित है, तो इसके कारण भी हमें बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अनेक बार जो प्राकृतिक कारण हैं वो बेरोजगारी की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। भारतीय जो, यदि हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हमारी जो कृषि है वो कृषि हमारी प्रकृति पर अधिक निर्भर करती है, और मानसून की अनिश्चितता, अनियमितता, इन कारणों से कई बार फसल इत्यादि हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार जो टिड्डियाँ उन्होंने जो फसलें हैं उन फसलों को कई किलोमीटर्स तक फसल को उन्होंने बिल्कुल चौपट कर दिया। तो ये ऐसे प्राकृतिक कारण हैं जो अनेक बार बेरोजगारी को जन्म देते हैं। अव्यवस्थित भूमि वितरण हमारे यहाँ पर है, छोटे छोटे खेतें होना, और या फिर खेतों का कहीं जो वितरण है वो समान रूप से ना होना, और जो खेत हैं वो उन खेतों को कि हमें जो छोटे छोटे टुकड़ों में खेत, एक खेत यहाँ है, एक खेत कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो इस प्रकार से जब खेती होती है तो उसमें बहुत अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है, और जो जिस प्रकार से जो श्रम उसमें लगता है उसकी मात्रा में जो उत्पादन है वो उत्पादन कम हो पाता है। और जो अव्यवस्थित भूमि वितरण है, एक तरफ हमें बड़े बड़े लैंडलॉर्ड दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ हमें जो लैंडलेस पीपल हैं वो दिखाई देते हैं। जो छोटी जो जोत होती है, छोटी जो खेत होते हैं, उनके जो किसान होते हैं, अनेक बार वो ऋण इत्यादि के लिए अपनी भूमि जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं उनके पास में गिरवी रख देते हैं, और वो उसको आजीवन वो उसको छुड़ा भी नहीं पाते हैं, और उनकी भूमि ऐसे ही चली जाती है। तो इस प्रकार का जो भूमि वितरण है वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी की स्थिति को उत्पन्न करता है। कृषि का पिछड़ापन हमें देखने के लिए मिलता है हमारे देश में। जो हमारी कृषि करने की जो प्रणाली है वो आज भी बहुत अधिक पुरानी है। पुराने हमारे औजार, अशिक्षित किसान, खाद बीज, इनका जो वैज्ञानिक इनकी जो विधियां हैं, अनेक जो नवीन जो विकास हैं इसके क्षेत्र में, उनकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है, और जो कृषि का पिछड़ापन है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो तकनीकी ज्ञान जिस प्रकार का मिलना चाहिए, जिस प्रकार की शिक्षण प्रणाली जो किसान इत्यादि हैं उनको मिलनी चाहिए, जब उनका अभाव होता है तो उसके कारण भी जो बेरोजगारी है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। पिछड़ा औद्योगिक विकास इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए उद्योगों में रोजगार के जो अवसर हैं वो अवसर उतने अधिक हमें प्राप्त नहीं हो पाते, और हमारे जो उद्योग हैं वो उद्योग भी हमारे अभी तक भी जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनका हमें देश में अभाव देखने के लिए मिलता है। जैसे हम चाइना का हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि किस प्रकार चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उन्होंने औद्योगिक विकास के माध्यम से अपना जो एक्सपोर्ट है उस एक्सपोर्ट को बढ़ाया, और जो रोजगार है उस रोजगार की व्यवस्था उन्होंने अपनी जनसंख्या के लिए या अपनी जनता के लिए उन्होंने की। तो पिछड़ा औद्योगिक विकास भारत का ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण हमें बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है। जो भारत में जो प्रोफेशन है, माइग्रेशन है, उस माइग्रेशन में हमें कमी देखने के लिए मिलती है। जो लोग हैं वो अपने परंपराओं के कारण और अपने जो रीति रिवाज हैं उनके कारण वे अपनी जो मूल स्थान है उस मूल स्थान को छोड़ करके कहीं और कार्य करने के लिए जाना नहीं चाहते, जिसके कारण भी वे जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी का सामना करते हैं। नगरों का में औद्योगिक संकेंद्रण जितना भी जो ये औद्योगिक है, इसको नगरों में औद्योगिक संकेंद्रण, ये थोड़ी गलती है यहाँ पर, इसको सही करिएगा। तो जो जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट है वो सिटी और सिटी के जो आउटर पेरिफेरी है, जो आउटर एरिया है, वहीं पर हमें दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक भी जो जिस प्रकार का औद्योगिक विकास होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं हो पाया है, और ये भी फिर एक कारण है बड़ा। जो ग्रामीण जो व्यवस्था थी, हमारी अर्थव्यवस्था, वो कुटीर उद्योगों पर आधारित थी, और धीरे धीरे कुटीर उद्योगों का पतन होता चला गया, और उसके कारण भी जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी दर हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, इसका प्रारंभ ब्रिटिश काल में किया गया था, और उनका अंग्रेजों का उद्देश्य था कि वो अपने लिए अच्छे अच्छे बाबू उत्पन्न कर पाएं, और आज भी मोरलेस हम उसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली को हम फॉलो कर रहे हैं। और जो हमारी नौकरी है वो नौकरी शिक्षितों की जो भीड़ है उसको तो इकट्ठा कर रही है, लेकिन जिस प्रकार की व्यावसायिक दक्षता और जिस प्रकार का मानसिक विकास उनका होना चाहिए वह उनका नहीं हो पाता है, और जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है वो भी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार होती है।
इसी प्रकार से श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन। तो जब श्रमिकों की जो मांग है, जिस प्रकार के व्यवसाय, जिस प्रकार की कृषि के लिए उनकी जो मांग है, मांग और पूर्ति में जब असंतुलन होता है, उसके कारण भी जो बेरोजगारी है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। व्यापार चक्र व मंदी, व्यापार में उत्थान और पतन जो है वो चलता रहता है। कभी जो भी चीज़ अपने पीक पर पहुंचती है, फिर उसका डाउनफॉल शुरू होता है, और उसके कारण भी हमें जो बेरोजगारी हैं वो अलग अलग फॉर्म की बेरोजगारी हमें देखने के लिए मिलती हैं। मौसमी उतार चढ़ाव है, जिनका ऐसे व्यवसाय जिनका सीधा संबंध मौसम के साथ है। जब मौसम में कोई अंतर आता है तो उसके कारण भी हमें जो बेरोजगारी है वो हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे जो बर्फ का व्यवसाय हुआ, या गन्ना का व्यवसाय हुआ, या कृषि आधारित जो व्यवसाय हैं, वे सभी मौसमी उतार चढ़ाव के शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। मांग में परिवर्तन होने पर कभी कोई वस्तु अधिक मात्रा में उसकी आपूर्ति चाहिए होती है, और अनेक बार कम मात्रा में चाहिए होती है। तो उसके कारण जब मांग में परिवर्तन आता है वस्तु की, तो उसके कारण भी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। जो व्यापार इत्यादि है उनमें जो पूंजी है, वो पूंजी की अपर्याप्तता होने के कारण जिस मात्रा में उनमें जो उनका विकास किया जा सकता है, उनके लिए जो टेक्नोलॉजिकल उनका एडवांसमेंट किया जा सकता है, जब वह सब नहीं होता है तो उसके कारण भी फिर हमें बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है। टैक्सेस अलग अलग तरह के हैं। जब सरकार किसी विशेष व्यवसाय में या फिर किसी विशेष वस्तु पर टैक्स इत्यादि बढ़ा देती है, तो भी उसकी जो मांग इत्यादि है उसमें कमी हो जाती है, जिसके कारण जो उसका उत्पादन है उस पर भी फर्क पड़ता है। शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता, जो भारतीय परिवेश में हमें एक ये बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है कि जो निर्धन जनसंख्या है, या फिर जो एक विशेष वर्ग होते हैं, वो कई बार अपनी जो स्थिति उनकी बनी हुई है उसी में वो संतुष्ट रहना चाहते हैं, और जो कार्य है उस कार्य को वो उतना अधिक महत्व नहीं देते। श्रम के प्रति उनकी जो उदासीनता रहती है, उसके कारण बेरोजगारी। अनेक बार जो पॉपुलेशन जो पॉलिसीज जो सरकार की बनाई जाती हैं, प्रत्येक जब गवर्नमेंट हमारी 5 साल बाद चेंज होती है, तो अपनी अपनी जो उद्योग नीति हैं उनको बनाया जाता है, और किसी वस्तु का आयात निर्यात कितना होगा, ये सरकार की जो नीतियां हैं उन पर डिपेंड करता है। और उसके कारण भी हमें अनेक बार जो बेरोजगारी की स्थिति है वो देखने के लिए मिलती है। और नौकरी के प्रति प्रतिष्ठा का भाव हमें जनता में देखने के लिए मिलता है, जबकि जो स्वयं का व्यवसाय है या छोटे व्यवसाय हैं, उनके प्रति जो जितना उनको सम्मान का भाव होना चाहिए, जितना अट्रैक्शन उनका होना चाहिए, वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता, जिसके कारण हमें ये जो समस्या है, इस समस्या का सामना करना पड़ता है अनेक बार। यदि हम बेरोजगारी के दुष्प्रभावों को देखने की कोशिश करें, तो इसमें हमारे सामने वैयक्तिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। जब बहुत समय तक, लंबे समय तक रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, तो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की जो पद और सम्मान है, उस पद और सम्मान में हानि होती है, जिसके कारण से जो व्यक्ति जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी का विघटन होने लगता है। जैसे कि थॉर्स्टन शैलिन हैं, उन्होंने अपना जो रिसर्च मेमोरेंडम ऑन द क्राइम इन द डिप्रेशन सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल में उन्होंने बताया कि मंदी के दिनों में संपत्ति संबंधी अपराध बढ़ गए, बेकारी की दशा में भिक्षावृत्ति, आवारागर्दी, गुंडागर्दी इत्यादि को बढ़ावा मिला, और लोग जब उदास हो जाते हैं तो विवाह की दर घटती है और अनैतिक संबंध बढ़ जाते हैं। दिवालिया हो जाने से आत्महत्या व मानसिक रोग इत्यादि की संख्या भी बढ़ जाती है। तो एक बहुत बड़ा ये दुष्प्रभाव है अनएम्प्लॉयमेंट का। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य पर प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। जो व्यक्ति जब बीमार रहता है तो उसके मानसिक तनाव और कुपोषण, संतुलित आहार का अभाव, इसके कारण अनेक प्रकार से, चिंता के कारण अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, उनसे वो घिर जाता है। पारिवारिक विघटन हमें ऐसी स्थिति में देखने के लिए मिलता है। जो परिवार हैं, उन परिवारों में जो प्रेम और जो लगाव की स्थिति है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। जब परिवार की जमा पूंजी इत्यादि समाप्त हो जाती है, तो परिवार अनेक बार ऋणग्रस्तता का शिकार हो जाता है, और ये जो पारिवारिक विघटन है उसकी स्थिति को उत्पन्न करता है। नैतिक पतन जनसंख्या में देखने के लिए मिलता है बेरोजगारी में। चारित्रिक पतन हो जाता है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान इत्यादि की कमी होती है, और व्यक्ति किसी भी प्रकार के अनैतिक कृत्यों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर सोचने प्रारंभ कर देता है। आर्थिक प्रभाव हमें देखने के लिए मिलते हैं, ऋणग्रस्तता, गरीबी, निर्धनता, ये जो समस्याएं हैं, लोगों का जो
जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन स्तर और जो कार्यक्षमता है, ये सभी प्रभावित होने लग जाती हैं और इसके कारण फिर जो हमारे जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, वो भी प्रभावित होती है और जो देश है अल्टीमेटली हमें देश का विकास भी प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। हमें जो हमारे जो कल्चरल डिग्रेडेशन हमें दिखाई देता है, हमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके दिखाई देते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जो हमें बेरोजगारी के दुष्प्रभाव के रूप में हमें दिखाई देते हैं और इनको दूर करने का जो उपाय है वो हमारे जो कारण हैं जो हमने पढ़े थे उन कारणों में ही हमारे दूर करने के, बेरोजगारी को दूर करने के जो प्रयास हैं वो हमारे वहाँ पर निहित हैं। हमें जनसंख्या की जो वृद्धि है उस पर नियंत्रण लगाना चाहिए। गांव में तीव्र गति से हम औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली को हमें सुधारना चाहिए। हमें जो रोजगारोन्मुख जो शिक्षा है उसकी ओर हमें थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो प्रत्येक व्यक्ति है उस प्रत्येक व्यक्ति को भी अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। और जो खेती इत्यादि है, कृषि है, उस कृषि के प्रति जो कृषि की जो नवीन तकनीकी विधियां हैं उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और किसी भी कार्य को हम छोटा ना समझें। कार्य को करते समय हम किसी भी कार्य को छोटा ना समझें। प्रत्येक कार्य जो हमारे सामने आता है उसको हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। और यदि हम इन सब प्रयासों को करें तो निश्चित रूप से जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी की दर को भी कम किया जा सकता है, बेरोजगारी का सामना किया जा सकता है। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।